हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के दूसरे चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी प्रश्नावली है उसमें किस किस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है, परिचय उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम उसमें पढ़ेंगे, ताकि जब हम एक्सरसाइज करें, प्रश्नावली करें, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, या अगर हो तो कम से कम। ठीक है, चलो स्टार्ट कर। देखो बेटा जी, हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। ठीक है, तो देखो पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या एक संख्या पद्धति का एक हिस्सा है। अब संख्या पद्धति क्या होती है? संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, उनको अलग अलग पार्ट में, भाग में, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं कि भाई जैसे आप बोलते हो ना, देखो अल्फाबेट होते हैं, ठीक है, उसमें अल्फाबेट में क्या है, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि वोवेल्स भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं, तो हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। इसी तरीके से देखो, तो संख्या पद्धति में जो सबसे पहले बताया जाता है, देखो प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। किस किस बच्चे को इसके बारे में पहले पता था या इसके बारे में सुन चुका है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा जो संख्याएं एक से शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है, शुरू होती है, जो एक से शुरू होती है। मतलब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 और आगे चलता गया। ठीक, जो आगे चलता गया, 1 2 3 4 5 आगे चलता रहेगा ना, कोई भी एंड नहीं है इसका, कोई भी अंत नहीं है। ठीक है, तो अगर हमसे अब इसमें सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो जी जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं और हम जो नॉर्मली गिनते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि आप गिनती सुनाओ, तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5। तो आपने शुरू कहां से किया? 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। क्या है ये? प्राकृतिक संख्याएं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा बेटा जी कि सबसे छोटी, क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कहां से शुरू होती है? देखो, जब हम गिनती शुरू करते हैं तो कहां शुरू करते हैं? 1 से। यहां पर भी क्या है? 1। तो जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वो क्या होगी? 1। क्या होगी बेटा? 1 पर। अब सबसे बड़ी बात आती है यहां पर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो क्या होगी बेटा? वो होगी आपकी, इस तरीके से निशान बनाते हैं, ये होती है अनिश्चित, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि ये होगी, क्योंकि उसके बाद भी कोई गिनती हो सकती है, कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है आपको। ठीक है, कोई भी अंत नहीं है। आपने सुना है अभी 50 लाख करोड़, ठीक है, 50 लाख करोड़, उससे भी आगे है। ठीक है, यहां से सूरज की दूरी है वो भी, तो कोई अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है आखिरी गिनती। ठीक है, इसलिए या तो इसको अनिश्चित बोलेंगे या आप परिभाषित बोलेंगे। ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, अनिश्चित है ये। ठीक है, अनिश्चित का निशान कैसे है? ये जैसे आप 8 बनाते हो ऐसे इसको आप सिर्फ घुमा दोगे, ठीक है,
तो ऐसे बना दोगे, अपरिभाषित या अनिश्चित, ठीक है, इस तरीके से। समझ में आया? ठीक, तो ये समझ में आ गया। इसमें हमने क्या चीज सीखी? 3 चीजें सीखी। क्या? सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भाई अनिश्चित है, कोई फिक्स नहीं है कि यही होगी, ठीक है। आगे चले, समझ में आया? नोट कर लिया? चलो, हाँ देखो बेटा, अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याएं ठीक है, जो संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अभी तक हमने क्या देखा था बेटा? अभी तक हमने देखा था जो प्राकृतिक संख्या है वो क्या होती थी? 1 2 3 4 5 आगे तक, ठीक है। यहां पर सिर्फ हम एक 0 शून्य और लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0, ठीक है। तो ये हो गई पूर्ण संख्या है। मतलब देखो 0 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलता रहेगा, तो ये क्या हो गया? पूरा पूर्ण संख्या हो गया, ठीक है। अब देखो 0 तो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। जो 1 है वो एक प्राकृतिक संख्या भी और एक पूर्ण संख्या भी है। एक प्राकृतिक संख्या भी और एक पूर्ण संख्या भी है, ऐसी 2 भी 3 भी। तो यहां पर पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? भाई हमने बता दिया था उसमें कि सबसे छोटी, देखो जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बेटा जी? यहां पर 0 लिखा है, तो 0 शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब यहां पर सबसे बड़ी आ जाए तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या बेटा जी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये क्या होगी? अनिश्चित। क्या होगी ये? अनिश्चित। कुछ निश्चित नहीं है कौन सी होगी, एंड कुछ भी हो सकता है, आगे तक चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और देख लो बेटा, देखो सपोज करो ये पूरा पूर्ण संख्या है। क्या है ये? पूर्ण संख्या। ये पूरी क्या है? पूर्ण संख्या। इसके अंदर वाला एक और गोला है, वो होगी प्राकृतिक संख्या। मतलब देखो जो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। देखो इसमें इसको ना करके देखो, इसके अंदर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 जो भी है इसके अंदर, इस छोटे वाले के अंदर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 जितने भी आगे तक है ये प्राकृतिक संख्याएं भी है और पूर्ण संख्याएं भी है। क्या बोल रहा हूं? जो प्राकृतिक संख्या है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। लेकिन देखो पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है मगर प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आया बेटा? ये पोर्शन क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे चले। अब देखो बेटा यहां पर बात आती है पूर्ववर्ती संख्याएं और परावर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, ठीक है। पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या ये आपने पहले पढ़ी है, ठीक है। आपने देखा है ना कि इस संख्या से पहले वाली संख्या क्या होगी, बाद वाली संख्या क्या होगी। तो देखो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पहले वाली संख्या। पहले
वाली संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पूर्व मतलब पहले। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है? जो उससे पहले आती है। परवर्ती संख्या बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या। ठीक है, बाद वाली संख्या। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए जो संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है, उसमें हमसे हमें -1 करना होता है। क्या होता है? उसमें से एक को घटा देना होता है, उसमें से एक घटा देना होता है। और जब बाद वाली संख्या निकालनी होती है तो संख्या में एक जोड़ देना होता है। क्या बेटा? एक जोड़ देना होता है। सपोज करो यहां पर हम लिखते हैं 36। क्या लिखते हैं? 36। और पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्ववर्ती संख्या। तो 36 में से एक को घटा देंगे। तो देखो 36 में से एक गए, कितना आया? 35। भाई 35 के बाद क्या था? 36। 36 में से एक, देखो 6 में से एक गया 5, 3। ठीक है, कितना आया? 35। बाद वाली संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे? देखो 36 ही लेते हैं। क्या करेंगे? 36 ही लेते हैं। 36 में एक और जोड़ दो। देखो 6 और 1 7 और 3 का 3। 36 के बाद क्या आता है? 37 आता है। तो बाद वाली संख्या निकाल दी और पहले वाली संख्या निकाल दी। जो पहले वाली निकालते हैं उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, और परवर्ती संख्या मतलब बाद वाली संख्या। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि अगले 3 संख्याएं बताओ। तो पहले एक बार एक जोड़ दो, अगली संख्या निकल गई। उसके बाद एक और जोड़ दो, उससे अगली निकल गई। उसके बाद एक और जोड़ दो, उससे अगली निकल गई। ठीक है, इस तरीके से पहले वाले भी ऐसे होगी। पहले एक घटाओ, फिर अगले वाले, फिर एक और घटाओ, फिर एक और घटाओ, इस तरीके से निकल जाए। तो पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती संख्या हमने समझ ली। कोई भी दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलो ठीक। अब देखो बेटा, यहां पर अब बात आती है संख्या रेखा। अब हम बात करते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा। ठीक है, अब संख्या रेखा क्या होती है? देखो एक लाइन होती है, एक रेखा होती है जिस पर हम संख्याओं को लिख देते हैं। अब देखो जब संख्या रेखा बनाते बेटा, एक बात ध्यान रखना, जब भी संख्या रेखा बनाते हैं तो इधर भी एक तीर का निशान बनाते हैं और इधर भी एक तीर का निशान बनाते हैं। यहां पर भी चलो बड़ा बना देता हूं मैं। ठीक है, तीर का निशान बनाने का मतलब है बेटा कि ये आगे भी इधर भी जा सकती है, अभी और आगे जा सकती है, और ये इधर भी आगे और जा सकती है। हमने इसमें से बीच का हिस्सा ही लिया है। ठीक है, काटा नहीं है। ठीक है, अभी ये और आगे बढ़ा सकते हैं, हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास में जितना समझाया जाना चाहिए वो उतना ही। देखो हम यहां पर संख्या रेखा है और हम यहां पर लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो संख्या रेखा पर हमें दिखाना है कि हम इसको जोड़ कैसे सकते हैं संख्या रेखा के द्वारा। ठीक है, घटा कैसे सकते हैं और गुणा कैसे कर सकते हैं। पहले जोड़ देखते हैं। क्या करते हैं? जोड़ ना देखते हैं, जोड़। ठीक, सपोज करो मैं यहां लिखता हूं 3 जमा 2। 3 जमा 2। तो देखो पहले 3 पे आओ, 3 ये रहा, और इसमें 2 और जोड़ दो, मतलब 1 और 2, 1 और 2। तो हम कहां पर आ गए? 5 पे आ गए। आ गए 5 पे, तो यहां लिख दो 5। और वैसे हमें पता 3 और 2 5 होते हैं। ठीक है, तो जब भी संख्या रेखा में हम दर्शाएंगे कि इसको कैसे जोड़ते हैं और उसके, तो हम एक बात ध्यान रखना, हमेशा हम दाएं की तरफ चलेंगे।
कहां चलेंगे? दाएं की तरफ, ठीक है, दाएं की ओर। ठीक है, एक और देख लो, आप देख लो, 2 जमा 6, 2 जमा 6, देखो यहां पर 2 है, 6 और देख लो, 2 के बाद 3, देखो नहीं, देखो 1 2 3 4 5 और 6। भाई हम यहां से चले हैं ना, तो देखो 1 2 3, तो 2 और 6 कहां पर पहुंचा हमारा? 8 पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? 8 पर पहुंच गया। ठीक है, तो हम हमेशा किधर को चलते हैं? दाएं की ओर। ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा है? दायां हाथ है, हम इससे काम करते हैं मोस्टली लोग। कुछ लोग होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम दाएं की ओर चलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, बता सकते हो। देखो बेटा, अब देखो घटाना क्या है? घटाना, जब भी हम घटाएंगे, चलो 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो। देखो तो जब 5 आएगा तो 3 घटाने हैं। देखो जब हमें जोड़ने होते हैं तो हम इधर की तरफ जाते हैं, लेकिन जब हम घटाने होते तो हम इधर की तरफ जाएंगे। किधर को? बाएं हाथ की तरफ जाएंगे। कैसे? 5 है, 5 में 3 घटाने हैं, तो 1 2 और 3, 1 2 3। तो यहां पर हम किस पे आ गए? 2 पे आ गए। तो हमको भी पता 5 में से 3 गए, 2 आता है। ठीक है, तो जब भी हम घटाएंगे तो किधर की तरफ आएंगे? बाएं की ओर, बाएं की ओर। ठीक है, जब भी हम आएंगे तो बाएं की ओर आएंगे। ठीक है भाई, देखो अब मैं बोलूं 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 घटाओ। देखो 7 लिया ना, इसमें 2 घटाओ, 1 और 2। कहां पर आ गए हम? 5 पे आ गए। पहले 2 पे आ गए थे, अब कहां पर आ गए? 5 पे। तो 7 में से 2 गया, 5 ही तो आता है। आगे समझ में? जब भी हम घटाएंगे तो बाएं की तरफ आएंगे। जिस संख्या है उससे जितना घटाना है उतने ही अगले नंबर पे आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बेटा, अब तक हमने क्या देखा? जमा देख लिया, घटा देख लिया, गुणा देख लेते हैं। क्या? गुणा देख लेते हैं। तो जब भी हम गुणा करेंगे तो दाएं की तरफ आएंगे। ध्यान रखना, दाएं की तरफ आएंगे। ठीक है, अब ऐसे कैसे करेंगे? देखो मैं लिख देता हूं यहां 4 गुणा 3। चलो ये बाद में करेंगे, एंड में करेंगे इसको, मैं लिख देता हूं 3 गुणा 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा? गुणा कर रहे हैं। यहां देखो, गुणा कर रहे हैं 3 गुणा 2। तो देखो पहले 3 है, 3 पे यहां लिख लिया। ठीक है, 3 गुणा 2, तो देखो 3 0 0। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो 3 3 का गैप है ना, 1 2 3। मैं 3 जैसे 2 और बनाने, तो 1 2 3, एक बार हो गया, एक बार और लेना है। ठीक है, 3 3 का गैप है ना। देखो 1 2 3, 3 पे आ गए, 3 0 0 से 3, 3 से 6, 2 बार आता। अब देखो, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं जैसे मैं बोल रहा था 4 4 दिया, जैसे बता रहा था। ठीक है, देखो तो 4 0 0, 4 एकम 4, मतलब 4 बार लेंगे। 1 2 3 4, 4 ना, फिर 4 का गैप देंगे, 1 2 3 4। यहां पर 4 दूनी 8, उसके बाद फिर 4 का गैप, 1 2 3 4, यहां पर 4 दिया 12।
तो ये कितना आ गया 12 और 3 दूनी, अच्छा देखो 6 भी निकला था हमारा और 12 भी निकला था। मतलब जो संख्या होती है उसको लेते हैं, उसके बाद ये जितने का गैप है, भाई 4 है ना तो 4 संख्या छोड़ के लिखेंगे, 4 संख्या छोड़ के लेंगे, 3 है तो 3 छोड़ के लेंगे, और जितनी बार है उतनी बार लेंगे। समझ गए? जैसे यहां 2 बार है तो देखो 1 2 3 एक बार ले लिया, फिर 1 और 2 और 3 2 बार ले लिया, तो दूसरी बार में हमारा आंसर आ गया। जब 12 है तो देखो 4 है तो 1 2 3 4, ठीक है, यहां पर आ गया 4। कितनी बार लेना? 3 बार, तो 4 1 2 3 4 2, फिर 1 2 3 4 3 बार, 3 बार आ गया, कहां आ गया 12, ठीक है। तो ये हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो बेटा, पूर्ण संख्या को कुछ नियम भी होते हैं, जैसे पहला है समवृत नियम, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। समवृत नियम ये क्या कहता है कि अगर, गौर से सुनना, अगर ए कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, यदि कोई ए कोई पूर्ण संख्या है और उसमें जोड़ दिया जाए बी को, वो भी एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण, ठीक है। ए एक पूर्ण संख्या है, बी एक पूर्ण संख्या है, तो इसको जोड़ के इसका जो योग आएगा, निकल के आएगा सी, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, अगर ए कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, उसको हमने गुणा कर दिया, क्या कर दिया? गुणा कर दिया बी से, जो वो भी एक पूर्ण संख्या है, क्या है? पूर्ण संख्या है। ए एक पूर्ण संख्या है, बी एक पूर्ण संख्या है, और उसको गुणा कर दिया तो जो उसका प्रोडक्ट निकल के आएगा, गुणनफल जो निकल के आएगा सी, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। क्या क्या बोला मैंने? ए एक पूर्ण संख्या है, बी एक पूर्ण संख्या है, दोनों पूर्ण संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आएगा, जो उत्तर आएगा, जो योग आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। सपोज करो यहां पर मैंने लिख दिया 4, क्या लिख दिया? 4, ठीक है। 4 एक पूर्ण संख्या है, जमा 5 एक पूर्ण संख्या है, 5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 5 और 4 9, भाई 9 भी तो पूर्ण संख्या है, चलो जी 9 है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये वाला पहला हो गया क्लियर। देखो यहां पर लेता हूं मैं, सपोज करो ये है 4, कितना है? 4, और ये 3 भी पूर्ण संख्या है, गुणा कर दिया तो 4 से कितना आया बेटा? 12, ठीक है। तो ये भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। दोनों चीज क्लियर है। लेकिन ऐसा सिर्फ जोड़ में और गुणा में होगा, ध्यान रखना। घटाने में और भाग करने में ऐसा नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा वो मैं दिखा देता हूं, ठीक। देखो बेटा, अब घटाने में और भाग करने में क्यों नहीं होगा? सपोज करो हम यहां पर लिख देते हैं 6, क्या लिख देते हैं? 6 में से मेरे को घटाने 9, ठीक है। अब कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर 6 में से 9 तो घट ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम गणित में देखें तो इसको घटा सकते हैं और आएगा आंसर कितना आएगा? -3, -3 आएगा। तो -3 एक 0 से पहले आता है, जब नंबर लाइन पे लिखते हैं, संख्या रेखा पे लिखते हैं 0, -1, -2, -1, आपको आगे की क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि ऐसे जो -3 है वो 0 से पहले आता है
और 0 तक ही हम पूर्ण संख्या लेते हैं, इससे पहले वाला। इसीलिए मैंने बताया था कि यहां भी एक तीर का निशान है, तो मतलब पीछे भी जाएगा भी और, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, तो यहां पर ये नियम काम नहीं, मतलब ये चीज फुलफिल नहीं। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बोलूं 2 एक पूर्ण संख्या है और भाई 0 भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर मैं 2 से 0 को भाग दूंगा तो नॉट डिफाइंड आएगा, अपरिभाषित आएगा, ठीक है। या फिर यहां सीधे लिख दो नॉट डिफाइंड, नॉट अपरिभाषित, सॉरी अपरिभाषित, ठीक है, कुछ हो गए, ठीक है। तो ये चीज दोनों समझ में आ गई। तो इसीलिए इसमें सिर्फ जोड़ में और गुणा में, ठीक है, ये नियम काम करता है, ठीक है, समझ में आया। देखो बेटा, अब अगला आता है क्रम विनिमय नियम। क्या आता है? क्रम विनिमय नियम। देखो यहां जैसे ही आपको पता पड़ रहा है क्रम किस क्रम में लगाते हैं। देखो जैसे मैं बोलूं a जमा b है, a जमा b है, अगर मैं इसको b जमा a लिख दूं तो भी जो मेरा उत्तर आएगा उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 3 जमा 2, 3 जमा 2, यहां पर लिख दूं ये कितना है, ये कितना है, 3 है, ये 2, यहां पर 2 कितना है, b कितना 2, और ये 3। भाई दोनों को अगर आंसर निकालूंगा तो 5 ही तो आएगा बेटा, 5 ही तो आएगा, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। तो पहली बात, अगर मैं 2 पूर्ण संख्याएं हैं उसके क्रम को आगे पीछे कर देता हूं तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। a भी एक पूर्ण संख्या है, b भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, आगे पीछे करके भी जोड़ दिया तो भी कोई आंसर सेम आएगा। दूसरी बात, अगर a है उसको गुणा कर दिया b से, कोई a है उसको गुणा कर दिया b से, दोनों पूर्ण संख्या है, तो अगर मैं b गुणा a करूं तो भी आंसर सेम आएगा। मतलब देखो 4 गुणा 3 कर दो या 3 गुणा 4 कर दो, ठीक है। देखो 4 किया 12 और 3 चौक भी 12, ठीक है, कोई अंतर नहीं। क्रम विनिमय नियम का मतलब ये होता है कि अगर हम उसके क्रम को आगे पीछे भी कर देते हैं तो उत्तर में कोई भी अंतर नहीं आता है। मगर ऐसा किसकी चीज में होगा बेटा? जोड़ में और गुणा, ठीक है। घटाने में और भाग करने में इसमें अंतर आ सकता है, ठीक है। तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि जोड़ने में और गुणा करने में कोई भी अंतर नहीं आएगा और भाग करने में और घटाने में इसमें अंतर देखा जा सकता है। अब देखो अगला नियम है इसका सहचर्य नियम, ठीक है। इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सहचर्य नियम में क्या कहता है? सपोज करो आपके पास कुछ पूर्ण संख्याएं हैं, a भी है, b भी है और c भी है, ठीक है, बराबर है। अगर पहले आप इन दोनों को जोड़ो, पहले इन दोनों को जोड़ दो उसके बाद इसको जोड़ो, ठीक है। दूसरी तरफ आप पहले b और c को जोड़ लो। पहले आपने a और b को जोड़ लिया उसके बाद c को जोड़ा, या फिर पहले आपने b और c को जोड़ लिया उसके बाद a जोड़ा, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। भाई देखो 3 4, ठीक है, +5, ठीक, 3 4 5 और यहां पर भी 3 4 और 5। देखो बेटा भाई 4 3 और कितना होता है? 3 और 4 कितना होता है? 7, 7 और 5 12, भाई 12 आ गया। और देखो पहले हमने क्या करा, 4 3 7, पहले इनको जोड़ा उसके बाद। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे,
क्योंकि हमेशा पहले ब्रैकेट जो ब्रैकेट होता है उसको ही खोलते हैं, उसको ही सॉल्व करते हैं। तो 5 और 4 9, 9 जोड़ लिया, उसके बाद 3 जोड़ा, ठीक है। 9 और 3 फिर भी 12 ही आएगा। तो अंतर आया कुछ? नहीं आया, ठीक है। तो सेम उत्तर सेम है जी, ठीक है। तो ये तो हो गया जोड़ने में। अब आता है गुणा करने में। इसमें क्या होता है? ए बी गुणा सी, ठीक है। ए गुणा बी गुणा सी, दूसरी तरफ ए गुणा बी गुणा सी। मैं देखो 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। 2 गुणा 3 गुणा 4, और इस तरफ 2 गुणा 3 गुणा 4। अब देखो मैंने क्या किया, 2 तिया 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 आ गया। इधर क्या है? 3 चौक 12, तो 2 गुणा 12। लेकिन आंसर कितना है? 6 चौक 24, और इधर ही 12 दूनी 24। भाई उत्तर में कोई अंतर आया? नहीं आया। तो हम क्या करते हैं कि सहचर्य नियम में भी क्या है कि अगर ऐसा कोई नियम होता है तो कितनी भी पूर्ण संख्या हो, अगर हम उसको जोड़ें आगे पीछे करके भी, या फिर उनको ब्रैकेट में पहले 2 को जोड़ लें, उसके बाद किसी को जोड़े, उत्तर में कोई भी अंतर नहीं देखा जाएगा। लेकिन वही वाली बात, ये सिर्फ जोड़ने और गुणा करने में है, घटाने में और भाग करने में इसमें अंतर देखा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे चलें। बेटा तो इसका आखिरी नियम आता है वितरण या बंटन नियम। वितरण या बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटन नियम। ये कहता है कि ए गुणा बी प्लस सी, ठीक है। ए गुणा बी जमा सी। देखो मतलब डिस्ट्रीब्यूट। आपके पास बंटन नियम क्या कहता है कि सपोज करो यहां पर है 12 है, कितना है? 12, और यहां पर है 3 जमा 4, क्या है? 3 जमा 4। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो पहले हम 12 की गुणा 3 में करेंगे, और उसके बाद 12 की गुणा 4 में करेंगे, ठीक है। तो 12 तिया 36 जमा 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। देखो 8 6 14 का 4 हाथ लगा 1, 3 और 4 7 और 1 8, ठीक है। 84, ठीक है। अब हमसे कहे कि भाई ये तो बेवकूफी वाली बात है, भाई आप ऐसे ऐसे करेंगे इससे बढ़िया है 4 3 7 12 7 84 डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन बेटा अभी इस चीज में तो आपको बहुत सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन ये बड़ी बड़ी जब आप नंबर से काउंट करते हो तब समझ में आता है। देखो जैसे ये समझ में आ रहा है कैसे किया? पहले से गुणा करेंगे, उसको जोड़ देंगे, फिर दूसरे से गुणा करेंगे, उसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे, जैसे बताता हूं आपको, ठीक है। आपके पास कोई संख्या है, आप लिखो 26, ठीक है। अब 26 है, चलो 36 लिखो, ठीक है। 36 है, और यहां पर है गुणा आएगा आपको 102। तो आप क्या करोगे? 36 से गुणा करोगे। अब मैं बोलूं कि 36 को आप 102 से गुणा करोगे, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको 100 जमा 2, भाई 102 तो फिर भी है। अब देखो 36 गुणा 100 3600 जमा 36 दूनी 72,
तो आंसर कितना आ गया 3672। अब बताओ कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। तो बेटा हर चीज हर जगह के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो इसका रूल ऐसी जगह पर अप्लाई होता है जहां पर हम दो चीजों को दो पार्ट में इस जोड़ को डिवाइड कर दें, मतलब बांट दे और उसके बाद दोनों से गुणा करके आंसर ला दे, ठीक है। इजी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था वितरण का नियम या बंटन का नियम। यहीं पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है, परिचय जो है वो खत्म होता है। आपको इसका परिचय आपको कैसा लगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद